सुप्रीम कोर्ट ने ना अभी 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए और इस बार पता नहीं क्यों सुपर हाई चांसेस है आपके एग्जाम्स में बेटा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर से क्वेश्चंस आएंगे और भर भर के आएंगे। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इनिशिएटिव चालू किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा रीजन बता देता हूँ इस साल क्वेश्चन आने का। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में ना जजेस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज की गई है। पहले 33 हुआ करती थी, अभी कितनी हो गई है 38। पक्का? तो बहुत सारे वो लोग हमको चांसेस दे रहे हैं और वैसे भी 75 साल रिसेंट टाइम में 2025 को तो सुप्रीम कोर्ट को हुआ ही था। अच्छा, 2 नए इनिशिएटिव जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किए हैं। पहले इनिशिएटिव का लॉन्च हो जाएगा 1 केस 1 डेटा, ये पहला इनिशिएटिव है। और एक और उनका इनिशिएटिव है सुसहाय इनिशिएटिव। तो 2 तरीके के इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, दोनों के अपने अपने मोटिव हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं सुसहाय, जो कि बहुत ही छोटा 1 लाइनर आपको याद रखना है। सुसहाय अगर कभी आपको पूछ लिया कि सुसहाय नाम से एक इनिशिएटिव है जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, उसका मतलब क्या है और वो है क्या। नाम में ही यहां पर सहाय, सहाय का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। तो सुसहाय ये जो इनिशिएटिव है ये हमारी मदद करेगा। ये कौन है? एआई चैटबॉट है। अब इसका काम क्या रहेगा? डिजिटल रिकॉर्ड्स हमको दे देना किसी भी तरीके से, हमारे केस से रिलेटेड सारी चीजें। इतनी चीज अगर समझ में आ रही है तो आपको अगली चीज बता देता हूं। 1 केस 1 डेटा का मतलब क्या है? टू क्रिएट 1 डिजिटल ऑथेंटिक रिकॉर्ड। तो दोनों का मतलब, दोनों डिजिटल इनिशिएटिव है, दोनों का काम है हमको डिजिटल रिकॉर्ड्स देना। हमको अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए एआई चैटबॉट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या हो जाएगा? सुसहाय। पक्का ये चीज समझ में आ गई? ये 2 इनिशिएटिव आपको याद रखने हैं। अगर मल्टी लाइनर में कभी पूछ लिया कि बताइए वो किसकी मदद करेगा, तो मैं बताना चाहूंगा लॉयर्स की मदद करेगा। इवन लॉयर्स के साथ साथ हमारे सिटीजन्स की भी मदद करेगा कि भाई हमको हमारे केस के बारे में जानना है तो भी पता चल जाएगा, लॉयर्स को जानना है तो भी पता चल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड फिलहाल इतनी चीज करो, नेक्स्ट पेज अभी मैं कर लूंगा। इतना अगर हो गया हो तो आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो ये 1 केस 1 डेटा का अगर मोटो पूछा जाए तो ये हो जाएगा टू असिस्ट बाय प्रोवाइडिंग क्विक गाइडेंस एंड डेटा। और चैटबॉट भी वही करेगा, कुल मिला के आपको सर्चिंग मोड दोनों में मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज आपको करनी है। आगे बढ़े, अगला पेज देख लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ 2-4 फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950। ये पहला चीज। दूसरा चीज, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए टोटल जजेस जब स्थापना हुई थी 1950 में कितने थे, आंसर हो जाएगा ओरिजिनली 8 थे, अभी कितने हैं? 38 है। बट याद रखना 38 को लिखते कैसे है? 37 जजेस प्लस 1 सीजेआई रहेगा। ऐसे आपके टोटल 38 जजेस की स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट पास करता है तो भारत में कहा जाता है वो बाइंडिंग होगा सारे के सारे कोर्ट्स पर। तो वो चीज याद रखनी है, सारे के सारे जो कोर्ट्स पर वो बाइंडिंग रहेगा उसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? 141। दूसरी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट कभी भी केसेस ट्रांसफर करता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो उसके लिए भी एक आर्टिकल याद रखना है 139A। इतना चीज समझ में आ रहा है? इतना तो हमने आगे भी देखते रहेंगे। अब एक काम करते हैं, अगर कभी भी कोई सुप्रीम कोर्ट मान के चलते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस हैंडल कर रहा है जिसका संबंध सीधा संविधान से रहेगा, तो उसमें मिनिमम जो जजेस की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 5। तो आज हमने एक नई चीज देखी कि सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम जजेस की स्ट्रेंथ, जब वो कोई भी संवैधानिक रूप से या संविधान से रिलेटेड कोई केस हैंडल कर रहा है। पक्का समझ में आ रहा है? आखिरी चीज देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन होता है? सीजेआई। कौन होता है? सीजेआई। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सीजेआई को अगर अपॉइंट किया जा रहा है या किसी जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो उनका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बेटा कोलिजियम सिस्टम। क्या कहा जाएगा? कोलिजियम सिस्टम। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है द अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब ये कोलिजियम का मतलब क्या है? कोलिजियम का मतलब ही होता है बेटा द ग्रुप ऑफ जजेस। अब अगर पूछा जाए इस कोलिजियम में कितने जजेस होते हैं? 4 जजेस होते हैं और 1 सीजेआई होते हैं। और इनका काम क्या होता है? जजेस को अपॉइंट करने के लिए सजेशन देना। और अपॉइंट कौन करेगा? आखिरी फैक्ट बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इनको रिकमेंडेशन कौन देता है? ये कोलिजियम। तो कोलिजियम का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ पीपल जो सजेशन देंगे कि कौन सा जज हमको इलेक्ट करना है। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए ये जो कोलिजियम सिस्टम है कब स्टैब्लिश हुआ? कोई तो पर्टिकुलर ईयर रहा होगा, तो स्टैब्लिश कब हुआ था बेटा? 1993।
किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? सेकंड जज केस। तो आज सेकंड जज केस का ईयर भी याद कर लो, तो लिख लीजिए सेकंड जज केस 1993। इसने क्या एस्टेब्लिश किया था? हमारा कोलिजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट में ना कि जो आर्टिकल की रेंज है वो लिख के रख लीजिए, 124 से लेके 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के सारे आर्टिकल्स पाए जाएंगे, 124 से लेके 147। अगला देख लेते हैं। फिलहाल आज तक ना भारत ने 2 देशों के साथ डील साइन किया है ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। कितने लोगों के साथ? 2 देशों के साथ। दुनिया का पहला देश फिलीपींस था, दुनिया का पहला देश फिलीपींस था भारत ने जिसको अपना ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर किया था। अभी ये सेकंड देश हमारा वियतनाम बन जाएगा जिसको हम ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर चुके हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, रिसेंटली भारत ने, बताइए कौन से देश के साथ ब्रह्मोस को लेके एक अग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम। क्वेश्चन ये क्यों नहीं हो सकता कि वो डील कहां साइन की गई? तो बेटा एक डायलॉग था जिसका नाम था शैंग्री-ला डायलॉग। क्या नाम था उस डायलॉग का? मतलब होता है बेटा एक तरह से मीटिंग। वो मीटिंग कहां रखी गई थी जहां पर ये डील साइन हुई है? शैंग्री-ला। अब ये शैंग्री-ला का मतलब क्या होता है? ये एक होटल है जो कि कहां पर है? सिंगापुर में। तो बेटा ये 2050 तक की न्यूज आज ही कवर कर लो। शैंग्री-ला डायलॉग हमेशा कहां होगा? सिंगापुर में, क्योंकि वो जगह का नाम है और जगह के अंदर एक होटल है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं एक्सपोर्ट? ब्रह्मोस मिसाइल। किसको करने वाले हैं? वियतनाम को करने वाले हैं। डिसीजन कहां लिया गया? शैंग्री-ला डायलॉग में। कहां पर है ये लोकेशन? सिंगापुर में। इतना तो मैंने बता दिया है। अगर क्वेश्चन सबसे टफेस्ट पूछेगा कि ऑर्गेनाइज कौन करता है ये शैंग्री-ला डायलॉग, उसका नाम हो जाएगा IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है जो शैंग्री-ला डायलॉग को होस्ट करता है। पक्का इतनी चीज आपको याद रखनी है। और ये कब से रखा जा रहा है शैंग्री-ला डायलॉग? नाम में ही बेटा देखो 2 वर्ड है, शैंग्री और ला। ला में कितने लेटर हो गए? 2। तो ईयर का नाम याद रखना है 2002। शैंग्री-ला डायलॉग कब से रखा जा रहा है? 2002 से। 2026 में टोटल कितने देशों ने यहां पार्टिसिपेट किया है? 44 देशों ने। बड़े बड़े देश अगर देख लिए जाए तो भारत, USA और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश तो कम से कम याद रखने। शैंग्री-ला डायलॉग को ऑर्गेनाइज किसने किया था? IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बेटा 3-4 फैक्ट्स लिख लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल का मतलब क्या है बेटा? एक बार छोड़ा तो नॉर्मल सी बात है, बाण से अगर धनुष बाण से अगर वो बाण छूट जाता है तो पता है वापस कभी आ नहीं सकता। तो ये ऐसा ही है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया किस कंपनी ने है, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है। क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कि इस मिसाइल को कौन से 2 देशों ने मिलकर बनाया, तो इंडिया प्लस रशिया ने। अच्छा नोटिस कभी करिए इसके अंदर ना बेटा ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा? तो बेटा ब्रह्मपुत्र। ये ब्रा का मतलब क्या हो गया? ब्रा का मतलब ब्रह्मपुत्र और मॉस का मतलब हो गया मॉस्को रिवर। ये 2 नदियों के नाम हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्को रिवर। ये दोनों नदियों को मिला के ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया था। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड क्या है, मतलब वो जो अचीव कर सकता है, तो बेटा 3 मैक। रॉकेट की जो स्पीड नापी जाती है बेटा वो मैक में नापी जाती है। पक्का? तो आपको याद रखना है इसकी मैक्सिमम स्पीड। वैसे तो मैं बताना चाहूंगा ब्रह्मोस के अंदर सोचो मॉस्को रिवर का कितने लेटर हमने यहां लिया हुआ है? 3 ही लेटर लिया हुआ है। तो याद रखना जो रशिया की मॉस्को रिवर के लेटर है वो उसकी मैक्सिमम स्पीड है। यह आप 3 का रिलेशन इससे एस्टेब्लिश कर सकते हो। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कितने स्टेजेस में उसको लॉन्च किया जाता है? 2 स्टेजेस प्रोपल्जन रॉकेट है ये। आपको बहुत बार रॉकेट को पूछा जाता है कितने स्टेजेस वाला रॉकेट है, तो कितने स्टेज रहेंगे? 2 स्टेज रहेंगे। फिलहाल एक और चीज याद रखते हैं, वो आपको याद रखना है 2 स्टेज कौन से? एक सॉलिड फ्यूल स्टेज हो जाएगा और एक लिक्विड रामजेट इंजन। पक्का समझ में आया? एक सॉलिड फ्यूल वाला स्टेज है और एक कौन सा है? लिक्विड। और एक और आखिरी चीज, इसके अंदर जो इंजन यूज किया गया है रामजेट इंजन यूज किया गया है। कौन सा इंजन? रामजेट। वैसे मेनली रॉकेट में 2 तरह के इंजन होते हैं, रामजेट और स्क्रैमजेट। पक्का? इसको डिटेल में हम बाद में देख लेंगे। बस आप याद रख लीजिए आज कि ये जो मिसाइल में इंजन यूज हुआ है वो कौन सा है? रामजेट इंजन। पक्का? और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्मोस को जो लॉन्च किया जाएगा वो अभी फिलहाल हम कौन सा एयर व्हीकल यूज कर रहे हैं इसको लॉन्च करने के लिए? सुखोई 30। रेंज क्या हो जाएगी? 600 किलोमीटर। पहली बार ये हमारा ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट कब किया गया था? 2001।
पहला फॉरेन बायर जिसको हमने ये बेचा था वो कौन हो जाएगा? फिलीपींस। मोर देन इनफ। अच्छा, एक और चीज, हम ना ब्रह्मोस 2 को डेवलप कर रहे हैं। ब्रह्मोस अब हमारे पास 2 मिसाइल होने वाली है। अभी जो मिसाइल है वो कौन सी है? सुपरसोनिक। अगली वाली जो आएगी वो कौन सी हो जाएगी? हाइपरसोनिक। डन। और सुपरसोनिक हाइपरसोनिक में फर्क क्या है बेटा? स्पीड का। सुपरसोनिक से ज्यादा तेज मिसाइल होती है आपकी हाइपरसोनिक। और जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल 2 हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या होने वाली है? 5 मैक। ये फ्यूचर का न्यूज अभी से बता दिया, इतना मोर देन इनफ होगा। 1 मैक का मतलब, वैसे आपका होमवर्क रहेगा, वैसे तो चलो बता देता हूं, 1200 समथिंग किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 मैक। 1 2 3 4 किलोमीटर्स है ना आसपास। पक्का आप एक बार गूगल करिएगा, एग्जैक्ट अगर आपको किलोमीटर्स देखना है, 1200 समथिंग किलोमीटर्स का मतलब होता है 1 मैक। डन। आगे देख लेते हैं, देखिए आगे। चलिए, अब तक हमने कितने न्यूज कवर कर लिए? 2 न्यूज कवर कर लिए। पहला था बेटा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, दूसरा था डिफेंस से रिलेटेड। अब तीसरा देख लेते हैं, सबका बीमा सबकी सुरक्षा था। सबका बीमा सबकी सुरक्षा एक्ट 2025, इसको रिसेंटली पास किया गया है। अब देखो बीमा से रिलेटेड है, पक्का। तो अभी बीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस से रिलेटेड रहेगा। अभी एफडीआई की जो लिमिट थी ना बेटा इंश्योरेंस कंपनी को लेके, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके पहले 70% के आसपास थी। इसको बढ़ाकर अब हमने कितना कर दिया है? 100%। सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंट में भारत सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी में कितने % की एफडीआई लिमिट रखी है? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब अब कोई भी फॉरेन की कंपनी भारत में आके 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है। किसमें? इंश्योरेंस कंपनी में। तो कुछ चीजें आपको याद रखना है, ये चीज अब आप याद रखिएगा। 2021 में इसकी लिमिट क्या थी? 74, और इसको बढ़ाकर अभी कितनी कर दी गई है? 100%। एक और चीज याद रखना है, भारत में जो इंश्योरेंस का एक्ट होता है, क्या पता मल्टीलाइनर में डाल दे कि इसको अमेंड करने के लिए कौन से इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड किया गया है, मतलब ये चीजों को चेंज करने के लिए। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अभी रिसेंट में हमने क्या किया है? अमेंड किया है। ये कुछ मैंने सेक्टर्स लाए हैं जहां पर 100% लिमिट है एफडीआई की। एफडीआई की 100% लिमिट कौन से सेक्टर में? टेलीकम्युनिकेशन में। ये सारी चीजें मैंने बता दिया। और एलआईसी में कितना कर सकते हैं? 20%। टीवी ब्रॉडकास्ट में कितना करते हैं? 40। जी बिल्कुल। अब रिकॉल पेज में क्या हो गया? अभी हमने एक और बार रिपीट कर देता हूं बेटा, अगर किसी को ये थोड़ी सी टफ लगी होगी तो। हमने एक एक्ट देखा, सबका बीमा सबकी सुरक्षा, एक्ट 2025। हमने एक और स्कीम देखी है जिसमें 2025 में एक्ट पास हुआ था, वो अब देख लेते हैं। वीबीजी रामजी एक्ट 2025, ये हमने लास्ट वीक कवर किया था। वीबीजी का मतलब क्या हो गया? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन गारंटी एक्ट 2025। इसके अंदर हुआ क्या था? ये इसके पहले ये जो एक्ट था, पुराना नाम इसका क्या था बेटा? एक बात बताइए, 25 का स्क्वायर क्या है? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो पुराना वाला जो एक्ट था वो 2005 में लॉन्च किया गया था। उस एक्ट का नाम क्या था? मनरेगा। मनरेगा एक्ट। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पक्का। उस एक्ट के थ्रू हम क्या करते थे? लेबर्स को काम देते थे 100 दिन का। अभी भी सेम चीज है, बस वो 100 डेज का जो काम दिया जाता था, रोजगार दिया जाता था, उसको बढ़ाकर इसके अंदर कितना कर दिया गया? 120 दिन। हाँ 125। अच्छा 125 दिन की है कंफर्म? चलो 125 दिन। एक चीज आपको और याद रखना है कि ये जो हमने एक्ट पास किया था, इसको दिसंबर 2025 में पास किया था। और ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया था, बिल किसने इंट्रोड्यूस किया था? शिवराज सिंह चौहान। पक्का। अगर इतनी चीज हो गई हो तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा कौन मुझे बताएगा, ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है, कौन से आर्टिकल के तहत किया? ये लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था, और नहीं पूछा था तो चलो आज पूछ लेता हूं। मतलब भाई गवर्नमेंट अगर आपको कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, आपका ख्याल रख रही है, तो कोई ना कोई आर्टिकल के थ्रू ही करेगी। इट इज आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिख सकते हैं डायरेक्टिव, प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी अगर स्कीम वगैरह लॉन्च कर रही है आपके लिए तो वो हो जाएगा आर्टिकल 41 के तहत। ठीक है, इतना अगर हो गया तो आगे बढ़ेंगे।
एक और चीज याद रखना, ये जो वर्क की गारंटी दे रही है ना, ये बेटा रूरल एरियाज की बात है, अर्बन एरियाज की बात यहां नहीं होती है, ठीक है। अब कुछ और स्कीम्स है, सिर्फ मैंने ईयर लाया है क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स में बेटा पुरानी स्कीम पूछते थे, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। याद है स्कूल्स के अंदर खिचड़ी बांटी जाती थी जिसका नाम था मिड डे मील स्कीम, कब लॉन्च हुआ था? 1995। स्वच्छ भारत अभियान आपने सुना होगा, ये स्वच्छ विद्यालय अभियान है, मतलब स्कूलों को भी क्लीन किया गया। कौन सा? वो दोनों बेटा एक ही ईयर में लॉन्च हुआ था, 2014। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको लॉन्च किया गया था 2020। इसका मोटो क्या था? आपके कार्ड्स और आपके जो रिकॉर्ड्स रहेंगे जो हेल्थ से रिलेटेड, उसको 2020 से हमने डिजिटल तरीके से यूज करना चालू किया और मेंटेन करना चालू किया। आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुआ था बेटा? 2018 में। आयुष्मान भारत के अंदर आपका जो हेल्थ कवर है वो 5 लाख रुपए का है, समझ में आ रहा? और ये 5 लाख रुपए, लोगों को बेटा कंफ्यूजन होता है कि 5 लाख का मतलब क्या है। यानी एक साल में मान लेते हैं आपने इलाज करवाया, जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड इलाज इस साल 4,90,000 का हुआ, लोगों को क्या लगता है अब खत्म लिमिट? बेटा एक साल की लिमिट है ये 5 लाख। अगर आपने इस साल 5 लाख यूज किया, अगले साल फिर से रिन्यू हो जाएगा। तो चलो अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। हमने अभी फिलहाल क्या देखा? सिर्फ ईयर्स देखे। मिड डे मील स्कीम 1995, स्कूल को क्लीनिंग वाला जो अभियान था यानी कि विद्यालय अभियान, स्वच्छ विद्यालय अभियान 2014, नेशनल डिजिटल हेल्थ अभियान 2020 और आपका फाइनल हो जाएगा आयुष्मान भारत 2018। अच्छा, एक डिजिटल भारत अभियान भी था, होमवर्क ईयर क्या था? डिजिटल इंडिया सुना होगा ना, जिसके थ्रू आप लोगों ने वो कौन सा है जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखते हो? डिजी लॉकर में, है ना? तो वो आपका ईयर कौन सा था? 20 के तो पहले के नहीं। डिजी लॉकर अगर मेरे को नहीं पता कौन सा ईयर लॉन्च होगा, वो स्कीम की बात कर रहा हूं जो डिजिटल इंडिया था, है ना? चलो 2014 और 15 के बाद का है और 18 के भी पहले का है। तो अब आपका होमवर्क है ना बेटा, वैसे तो आंसर आपका होगा 16। कौन मुझे बताएगा? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो हर बार हम लोग ये अपडेट करते रहेंगे। चलो आ जाते हैं चौथा न्यूज। चौथे न्यूज में कहा जा रहा है बेटा आपका 95th एडिशन है ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का। ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट ऐसा पहली बार नहीं है कि स्पेन में हो रहा है बेटा, ये हमेशा ही स्पेन में होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीग है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीग आपकी फुटबॉल की। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इस साल का विनर कौन है? बार्सिलोना। मोस्ट सक्सेसफुल टीम है ये ला लीगा की। बार्सिलोना का विनिंग स्ट्रिक आज तक कोई ने नहीं तोड़ पाया, लगातार 11 जीतने का। यानी ला लीगा की अब तक की हाईएस्ट विनिंग स्ट्रिक है लगातार जीतने की। कितनी हो जाएगी? 11 बार। इस साल का रनर अप कौन हो जाएगा बेटा? आपका रियल मैड्रिड। एक और चीज आपको याद रखना है, ये स्पेन का, वो तो मैंने बता दिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फुटबॉल का टूर्नामेंट है या लीग है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस लीग को ऑर्गेनाइज कौन करता है, उस बेटा इंस्टीट्यूट का नाम क्या हो जाएगा? ला लीगा। वो इंस्टीट्यूट का ही नाम है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप कौन ऑर्गेनाइज करता है? फीफा। वैसे ही ला लीगा कौन ऑर्गेनाइज करता है? ला लीगा। अब बात कर लेते हैं टोटल क्लब्स इस साल कितने खेले? 20, ठीक है। और ये एक टीम 38 खेलने वाली थी, लेकिन इसका रूल और नियम सारी चीजें अलग हो जाती है बेटा। कभी कभी अगर कोई टीम ज्यादा मैच जीत रही है, कुछ कर रही है, उसको कभी 34 खेलेगी, कभी 30 खेलेगी। इसके रूल्स थोड़े से अलग है। तो ये 38 खेलने वाला हटा दो, बाकी मल्टी लाइनर के लिए मैंने बता दिया है। अगर इतना हो गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने अब तक देखा क्या था? ला लीगा किसने होस्ट किया? स्पेन ने। जीता कौन? बार्सिलोना। रनर अप आपका कौन हो जाएगा? रियल मैड्रिड। आपने नोटिस किया रियल मैड्रिड? अच्छा, यहाँ मैड्रिड स्पेन का कैपिटल है, अगर नहीं पता होगा तो। स्पेन का कैपिटल क्या है? मैड्रिड। वैसे ही याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, रनर अप सब कुछ। अगला देख ले। अगले इसमें मैंने बताया है, अभी ये रिकॉल पेज है, हमने ये पहले ही पढ़ चुका है इंडियन सुपर लीग के बारे में, कि इंडियन सुपर लीग का 12वां एडिशन 2026 में हुआ था। कब से? मई में ये खत्म हुआ था। याद रखना है टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपकी ला लीगा में कितनी थी? 20। इसमें टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है? 14। इस साल का विनर कौन था? फर्स्ट टाइम जीता है ईस्ट बंगाल ने। और रनर अप आपका कौन हो जाएगा? इंटर काशी। इतनी चीजें हमने देख ली थी। आईएसएल, अच्छा एक और चीज, आईएसएल में कितने लेटर थे? 3। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कब स्टेब्लिश हुआ था बेटा? 2013, उसमें भी 3 आएगा। आईएसएल कब स्टेब्लिश हुआ था? 2013। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम का नाम बताओ जिसने आईएसएल जीता है, एटलेटिको डी कोलकाता, एडीके लिख लीजिएगा। मोस्ट सक्सेसफुल टीम डन
इवन पहला टूर्नामेंट जो 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, 2014 से खेलना जाना चालू किया गया, तो याद रखिएगा पहला जो एडिशन था उसको भी एडीके ने जीता था। मोस्ट सक्सेसफुल वो भी एडीके है। अगर क्वेश्चन इस साल का पूछ लिया जाए कि फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया था, किशोर भारती स्टेडियम जो कि कलकत्ता में है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईस्ट बंगाल की तरफ से जो कि फाइनल मैच जीता था 2-1 से, तो फाइनल गोल किसने मारा बेटा, ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो नाम याद रख लीजिएगा, मोहम्मद राशिद। और सबसे टॉप गोल स्कोरर का अगर नाम पूछ लिया जाए, मिस्टर यूसुफ। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, एक फाइनल लाइन, बॉटम लाइन, और जो कि सबसे स्टैंडर्ड लाइन होगी। ला लीगा का ऑर्गेनाइजर कौन था, ला लीगा। फीफा का ऑर्गेनाइजर कौन है, फीफा। वैसे ही बेटा आईएसएल का जो ऑर्गेनाइजर है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इससे ज्यादा नहीं पूछने वाले, आपकी मिनी पीएचडी हो गई, बेसिक्स आपके पूरे खत्म हो गए आईएसएल से रिलेटेड। अगर इतना हो गया हो तो आगे बढ़े। आपको पता है ये मैंने कंटिन्यूअसली फुटबॉल के टूर्नामेंट रिकॉल इसलिए भी कराया बेटा, अगर फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना ही है तो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट लीग है आईएसएल। वन ऑफ द, अगर वर्ल्ड की लीग की बात की जाए तो ला लीगा, कोपा अमेरिका, ये सब कुछ है। कोपा अमेरिका सारी चीज जब होगी तब देखेंगे। अब आएगा डूरंड कप 2026, हालांकि थोड़ा पुराना था, अभी ये याद रखिएगा। अच्छा नहीं, डूरंड कप 2026 अभी तक हुआ भी नहीं है, 2025 में हमने देख चुका था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। 2026 में इसी महीने में होगा 23 जुलाई से, पक्का। तो अभी इसके ना सिर्फ बैकग्राउंड देख लेते हैं। डूरंड कप पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है फुटबॉल का। तो अगर इंडिया के 2 ही टूर्नामेंट आपको फुटबॉल से रिलेटेड करने हैं, पहला हमने कर लिया आईएसएल, दूसरा आपको करना पड़ेगा डूरंड कप। अब याद रखिएगा टोटल टीम कितनी रहेगी, 24। इस साल कितने वेन्यूज में खेला जा रहा है, 6। सबसे यूनिक चीज बताता हूं, ऐसा पहली बार है कि रांची डूरंड कप को होस्ट करने वाला है। रांची मतलब किसका कैपिटल, झारखंड का। और याद रखिएगा वहां टोटल 7 मैचेस खेले जाएंगे। डिफेंडिंग चैंपियन कौन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। अगर आपको क्वेश्चन मैंने अभी बताया था डूरंड कप एशिया का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, उसका ईयर लिख लीजिए 1888, यहां पर स्थापना हुई थी। अगर मल्टीलाइनर में आ जाए तो कि स्थापना डूरंड कप की कब हुई, लेकिन मैंने तो बताया ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। क्वेश्चन ये क्यों नहीं पूछ सकता वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट, बेटा उसका नाम ही है FA, फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप, जिसकी स्थापना हुई थी 1871 में। और सेकेंड वर्ल्ड का जो सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है फुटबॉल का, वो स्कॉटिश कप है 1873। तो टॉप 3 ओल्डेस्ट टूर्नामेंट ये आपके सामने है। पहला नंबर फुटबॉल एसोसिएशन, दूसरे नंबर पे स्कॉटिश कप, और तीसरे पे डूरंड कप। 71, 73, 88 सब कुछ 19th सेंचुरी में हुआ है। और याद रखना ये 18 वाली जो सीरीज होती है ये 19th सेंचुरी है, ना कि 18th सेंचुरी है। आपकी कौन सी सेंचुरी है, वो स्टार्टिंग के 2 लेटर बताते हैं। जैसे 1701 ये 18th सेंचुरी है, जैसे 1602 ये 17th सेंचुरी है। +1 कर देना, स्टार्टिंग का 2 डिजिट +1। अगला देख लें। और अभी आपका इस बार, आपको पता है मैंने ये फुटबॉल पिक करने का बिगेस्ट रीजन बता रहा हूं, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, समझ गया। अगर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो इस बार फीफा वर्ल्ड कप के आने के चांसेस भयंकर रूप से है। भयंकर मतलब अति। आप लोगों को फीफा पे इस बार एकदम अच्छे से पीएचडी करनी चाहिए। पता चला पूरी दुनिया फीफा वर्ल्ड कप पढ़ रही है और उन्होंने ये लोकल कप से पूछ लिए, इसलिए ये लोकल, वैसे ये सब लोकल कप्स नहीं है, इंपॉर्टेंट कप है, लेकिन लोगों का पूरा अटेंशन कहां रहेगा, फीफा पे। फीफा को छोड़ के डूरंड कप भी करना है, फीफा को छोड़ के आपको आईएसएल भी करना है, ला लीगा भी करना है। इस बार फुटबॉल से एक क्वेश्चन आ सकता है। चलो फिलहाल अभी देख लेते हैं ब्रिक्स का बेटा इस बार 2026 में क्या हो रखा गया था समिट, कौन होस्ट कर रहा है, भारत। तो चलिए देख लेते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है कि इस बार का अभी फिलहाल में ब्रिक्स का सेकेंड कल्चरल वर्क ग्रुप मीटिंग, जिसको CWG कहा गया है। क्या कहा गया है, CWG। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ब्रिक्स का फर्स्ट कल्चरल वर्क ग्रुप मीटिंग कहां रखा गया था, बेटा कहीं नहीं रखा गया था, वर्चुअल रखा गया था। कहां रखा गया था, वर्चुअल, मतलब सब लोगों ने डिजिटली वो अटेंड कर लिया। अभी न्यूज में क्या चल रहा है, सेकेंड CWG कहां रखा गया है, आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। और थर्ड कहां रखा जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मतलब नेक्स्ट मंथ भोपाल। मतलब CWG में 3 लेटर है, टोटल 3 मीटिंग हुई।
कल्चरल वर्क ग्रुप मीटिंग, टोटल 3 है। पहला वर्चुअल, दूसरा वाराणसी और तीसरा हो जाएगा भोपाल। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए ब्रिक्स इंडिया 2026 का थीम क्या था, बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड कोई और चीज नहीं है। इतना बड़ा कभी याद रखते ही नहीं है। आपको पता है क्या याद रखना है? थीम क्या था? बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस एंड इनोवेशन, दैट्स इट। बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस एंड इनोवेशन, बात खत्म कर दीजिए। मीटिंग्स में इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ क्या है कि भाई एआई में हम एआई का हमारे इकोनॉमी के लिए क्या क्रिएटिव रोल है, कैसे करना है, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये सारी चीजें एआई के बारे में यहां पर कुछ डिस्कशन किया गया था। पक्का? अगला देख लें। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में आपको यह भी याद रखना है बेटा, इसके ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009। ये बैकग्राउंड के लिए आपको याद रखना है। टोटल इसके ओरिजिनली कितने सदस्य थे? 4। पहले 4 थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 5वां सदस्य जो जुड़ा वो था एस यानी साउथ अफ्रीका 2010 में। इतनी चीजें खत्म हो गई। स्थापना कब हुई? 2009 में। ओरिजिनली कितने थे? 4 कंट्री का नाम, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 5वां था साउथ अफ्रीका, 2010 में जुड़ा। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता कि 2009 में जो पहला मीटिंग हुआ था वो रशिया में हुआ था। कहां हुआ था? रशिया, मतलब पहला देश जहां पर ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। पक्का? और वाई डॉट, पूरा नाम भी मत याद रखो, वाई डॉट बर्ग। अगर सिटी का नाम पूछ ले तो बेटा आज का वर्ड ऑफ द डे इंग्लिश का, बर्ग का सिनोनिम होता है सिटी। बर्ग का सिनोनिम क्या है? सिटी, इंग्लिश वर्ड है। अगला देख लेते हैं। अब ब्रिक्स की बेटा, ये तो मैंने बता दिया 2009 में स्टैब्लिश हुआ, ये उसका पूरा नाम है। ठीक है, ये का टेरिनबर्ग, ये सिटी का नाम हो जाएगा जहां पर मीटिंग हुई थी। अभी अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यार गूगल में भी अलग अलग आंसर्स आते हैं, लोग बोलते हैं 11 फुल टाइम मेंबर्स है, मैं बता रहा हूं चलो मान लेते हैं 11 है या 10 है, ये तो लड़ाई वाली बात हो गई। फिलहाल ऑफिशियली जो लास्ट अपडेटेड 10वां मेंबर था जिसके ऊपर एक एग्जाम ने क्वेश्चन भी पूछ चुका है अब तक, तो वहां तक हम पहुंच जाते हैं। अभी तक हमने कितने मेंबर्स कर लिए थे? 5। 1 जनवरी 2024 में 4 नए मेंबर जुड़े। कितने मेंबर जुड़े? 4। तो टोटल कितने हो गए थे? 9। वो 4 नए मेंबर्स को लिखने का तरीका देखो, यूएई, अब ई से अगले 2 आने वाले हैं, इजिप्ट, इथियोपिया और ईरान। ये 4 मेंबर्स नए जुड़े थे, टोटल हो गए थे 9। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 10वां, यानी कि सबसे लेटेस्ट मेंबर बताइए। आंसर हो जाएगा ईरान पे खत्म हुआ था इंडोनेशिया। ये हो गए 10 फुल टाइम मेंबर्स। अब आपको जो 11th मेंबर कहा जा रहा है उसने मेरे ख्याल से अपनी मेंबरशिप वापस लेने के लिए कुछ कह रहा था, वो सारी चीज चल रही थी। अगर 11th मेंबर कभी मान लेते पूछ भी लिया कि कौन था या कौन सा होने वाला था या कौन सा है, तो आंसर होगा बेटा सऊदी अरब। ये टोटल हमारे पूरे के पूरी ब्रिक्स का इतिहास था। अगर क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ ले ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां है, ऑप्शन दिया है शांघाई, गलत। ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हां, ब्रिक्स की एक बैंक है जिसको न्यू डेवलपमेंट एनडीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? शांघाई। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शांघाई में नहीं है। ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उस बैंक का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? शांघाई। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इस बैंक का था वो इंडियन ही था। क्या हो जाएगा उसका नाम? मिस्टर केवी कामत। अगर इतना हो गया है तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और तथ्य बहुत अच्छा है, पूरे दुनिया का 50% पॉपुलेशन ये ब्रिक्स वाले कवर कर लेते हैं। कितने परसेंट? 50%। अरे 50% में मैं तो बोलूंगा 38% तो सिर्फ भारत चाइना हो गया, बाकी रिमेनिंग जो आपके 8-10 कंट्री है वो 12% कवर करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसी मेहनत हमारी चलती रही तो थोड़े समय में भारत अकेला 50% कर लेगा। अगला देख ले। फिलहाल मेरे को लगता है इंडिया में कंट्रीब्यूशन ये जो 150 करोड़ में मोटा मोटा 25 करोड़ तो केवल यूपी में है। कहां हो जाएगा? यूपी में। चलो अगला देख ले। बाकी चीज हमने देख ली। हां, एक और चीज ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये करंट अफेयर ही है। अब तक हम बैकग्राउंड देख रहे थे। करंट अफेयर में हमने स्टार्ट कैसे किए थे? CWG की मीटिंग कहां हुई? CWG के अलावा भी तो मीटिंग है। फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग, बेटा एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस यही मीटिंग के है। शेरपा मीटिंग कहां रखी गई थी? दिल्ली में। फॉरेन मीटिंग कहां रखी गई थी? दिल्ली में, फॉरेन मिनिस्टर्स का।
क्वेश्चन अगर पूछा जाए एसएमई वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां रखा गया, एसएमई का मतलब वैसे वर्किंग ग्रुप को मारो गया तेल लेने, एसएमई याद रख लो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं उनके लिए भी एक मीटिंग रखी गई थी ब्रिक्स की। वो कहां रखी गई थी बेटा, आगरा में। और कल्चरल फेस्टिवल इस साल का कहां रखा जाएगा, भोपाल। मोर देन इनफ, ब्रिक्स में इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला, ठीक है। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, एक संस्था है, ठीक है। अगला देख ले। मुझे अगर वो दो चीज सिलेक्ट करनी बोले, आप बोलेंगे सर इतना याद कैसे होने वाला है, चलो दो सिलेक्ट करके देता हूं। अगर मुझे पूछा जाए दो कौन से सिलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छे से याद करना है, तो बेटा पहला हो जाएगा ये शेरपा वाला, और दूसरी चीज अगर आपको याद रखनी है तो वो कल्चरल फेस्टिवल वाला। ये वर्ड ही दोनों थोड़े यूनिक लग रहे हैं और थोड़ा हाईलाइटेड लग रहे हैं। एक फेस्टिवल याद रख लो, कल्चरल फेस्टिवल, और एक शेरपा मीटिंग, क्योंकि ये फर्स्ट शेरपा मीटिंग थी। ओवरऑल ब्रिक्स की मीटिंग कहां हुई, दिल्ली में। अगर एक ही पूछेगा कि ब्रिक्स की मीटिंग कहां हो गई, वो शेरपा वाला पूछेगा जो कि था दिल्ली। डन। हाँ बेटा, डन ना। चलते हैं, अब हमने क्या कर लिया, 5 बड़ी न्यूज खत्म, अब वन लाइनर न्यूज बची है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत अवार्ड इस साल का बेटा, अच्छा मैं बता रहा हूं, पंचायत अवार्ड ना हर अलग अलग कैटेगरी के हैं। जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का मिला हुआ है वो गंजम को मिला है। गंजम पंचायत कहां आता है बेटा आपका, उड़ीसा। कहां आएगा, उड़ीसा। और ये आपका जो सेकंड वाला है सेपाही जाला, ये कहां आता है आपका, त्रिपुरा। बेटा ये दोनों को मिला है, ये दोनों को कंबाइन करके मिला है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ओवरऑल एक ही क्वेश्चन पूछेगा, बेस्ट ग्राम पंचायत ओवरऑल कैटेगरी भी थी, यानी अगर एक क्वेश्चन पूछेगा बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड किसको मिला, ये नापम ग्राम पंचायत जो कि आता है आसाम में। तो मैंने दो आपको कैटेगरी बता दी, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत की और बेस्ट ग्राम पंचायत की। अच्छा ये पंचायत अवार्ड जो है ना बेटा, अब आप बोलोगे ये छोटा मोटा अवार्ड क्यों पूछेंगे, बेटा छोटा मोटा अवार्ड ही पूछते हैं, बड़े बड़े अवार्ड सब रट्टा मार लेते हैं। इसलिए मैं बड़ा अवार्ड के साथ साथ ये छोटे अवार्ड्स भी कवर करता हूं। छोटे अवार्ड्स को कवर करने के लिए मेरे हैंड पिक करने के भी क्राइटेरिया है। पंचायत अवार्ड इसलिए पिक किया हूं क्योंकि पंचायत वैसे भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हो अलग से, इन सब के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो पंचायत से एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। हर साल 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत डे कब मनाते हैं, 24 अप्रैल। याद रखना बहुत आसान है। पंचायत राज क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनका काम क्या है, आपको 24/7 सर्विस देना। तो पंचायत से सर्विस याद रखना कैसे मिलती है, 24/7। हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। कुठे, आसाम। उनका ओवरऑल बेटा वर्क डेवलपमेंट वो कैसे कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कैसे कर रहे हैं, सारी चीजें। उन्होंने स्कीम्स को इंप्लीमेंट कैसे किया होगा, गांव को मेंटेन कैसे किया होगा, बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। डीआरडीओ का बेटा नया चेयरमैन अभी रिसेंटली अपॉइंट किया जा चुका है, राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह ये डीआरडीओ के नए चेयरमैन है। पुराने कौन थे, ये इनको रिप्लेस किया है, ये पुराना था, ये ओल्ड था। कई बार मल्टीलाइनर में पूछा जाता है किसको रिप्लेस किया है, समीर कामत को। नया कौन है, राजेश कुमार सिंह। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा वी नारायणन। वी नारायणन कौन है, इसरो के चेयरमैन है। तो इसरो और डीआरडीओ दोनों कवर कर लो, ओनली बी, ठीक है। ये डीआरडीओ का चेयरमैन है। और अगर पूछा जाएगा इसरो के चेयरमैन कौन है, तो आंसर ये हो जाएगा इसरो के। प्रसून जोशी कौन हो जाएंगे, प्रसार भारती के चेयरमैन। किसके चेयरमैन, प्रसार भारती। हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम ना आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और सीडीएस सब करके रखा है। आर्मी चीफ कौन है, धीरज सेठ। नेवी मतलब पानी, पानी मतलब विष्णु भगवान और विष्णु के रूप थे कृष्ण, तो कृष्णा स्वामीनाथन। आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह, सीडीएस राजा सुब्रमणी। ये सब कुछ बेटा रिकॉल करते रहा करो, जितने बार बोलोगे तभी याद रहेगा, पक्का। अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। याद कैसे रहेगा, पॉपुलेशन डायरेक्ट याद करो, ठीक है।
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। 2 जुलाई को बेटा आपका रहता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे। अच्छा, स्पोर्ट्स से ना 2 नंबर ऐसे ही याद आ जाएगा। ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट ना हो, एक आधा छोड़ दिया जाए। तो क्रिकेट भी 2 टीम खेलती है, चेस भी मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है, फुटबॉल में भी 2 टीम खेल रही है, हर जगह 2 का रिलेशन स्पोर्ट्स से है। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे आपका कैसे याद होगा? तारीख तो 2 हो गई, बस जुलाई में डाल दो। ठीक है, अगला देख ले। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, ये एक बुक का नाम है। इसको किसने लिखा है बेटा? के अरुमुगम। के अरुमुगम बुक्स के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। बानू मुश्ताक तो पहले ही मैंने हमेशा करा के रखा है। बानू मुश्ताक की बुक का नाम कोई बताएगा? अगर याद नहीं है तो बता दूं, द हार्ट लैम्प। क्या हो जाएगा? द हार्ट लैम्प। इन्होंने क्या जीता था? इस बुक ने क्या जीता था? कोई अवार्ड जीता था? बिल्कुल जीता था। अगर याद नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। मैं वही बता रहा हूं, केवल इंपॉर्टेंट बुक्स कवर करो। आपके एग्जाम में एक बुक आने वाली है, नो वन नोस कौन सी पूछेंगे। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स न्यूज में चल रही है बस वो कर लो। अब दूसरी चीज देखते हैं। सलमान रश्दी भारत का पहला व्यक्ति था जिसको बुकर प्राइज मिला। भारत का फर्स्ट इंडियन जिसको कौन सा प्राइज मिला? बुकर। तो बेटा किस बुक के लिए दिया गया था? उसकी कोई तो बुक होगी। मिडनाइट चिल्ड्रन, लिख लो, मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति रॉय की एक बहुत ताबड़तोड़ बुक न्यूज में चल रही है, उस बुक का नाम है मदर मैरी कम टू मी। मदर मैरी कम टू मी। आपको पता है ये न्यूज में क्यों चल रही है बुक? क्योंकि इसको इस साल का नेशनल क्रिटिक्स अवार्ड मिला है। नेशनल क्रिटिक्स अवार्ड बुक के लिए दिया गया है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, नेशनल क्रिटिक्स अवार्ड। अरुंधति रॉय की एक और बुक लास्ट ईयर, पता नहीं लिखा पहले गया था एक और, लेकिन न्यूज में चल रही थी। और अरुंधति रॉय की उस बुक का नाम है अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। केवल अलजेब्रा, ये तो याद रख सकते हो, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। बेटा हमेशा अपडेटेड रहा करिए। ये सारी चीजें अगर आपको पता हो गई हो तो अगला देख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगले साल का अभी से एक हम क्या कर रहे हैं, नेशनल गेम्स की बात कर लेते हैं। नेशनल गेम्स 2027 होस्ट कहां होने वाला है? 2027 के नेशनल गेम्स की बात कर रहा हूं। आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। और बेटा अपकमिंग इवेंट पे क्वेश्चन आता है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए भाई नेशनल गेम्स 2026 का कहां हुआ था, आंसर उत्तराखंड हो जाएगा 2026 का। तो 2026 का भी नेशनल गेम देख लिए, 2027 का भी नेशनल गेम देख लिए। अब मल्टीलाइनर की बात कर लेते हैं। भाई सर मल्टीलाइनर में क्वेश्चन आ जाए तो नेशनल गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में। पहला नेशनल गेम कहां रखा गया था? लाहौर में। तो बस आपको नेशनल गेम से रिलेटेड इतनी चीज याद रखनी है। शुरुआत कब हुई? 1924। पहला एडिशन कहां हुआ? लाहौर में। इस साल का कहां हुआ? उत्तराखंड में। अगले साल का कहां होगा? मेघालय में। मल्टीलाइनर में एक और चीज पूछ सकता है, बताइए नॉर्थ ईस्ट का ये कौन से नंबर का राज्य है जहां पर नेशनल गेम्स रखा जाने वाला है? तीसरे नंबर का। पहली बार रखा गया था असम में, दूसरी बार रखा गया था मणिपुर में, और ये थर्ड राज्य बना नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेघालय, जहां पर नेशनल गेम्स रखा जाने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे टफेस्ट कैटेगरी के माने जाते हैं कि बेटा ये भी काउंट करना है क्या नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य है? बिल्कुल, थर्ड राज्य बन गया। पक्का? अब नेशनल गेम्स के बारे में एक और लास्ट फैक्ट बता देता हूं जो आपके मल्टीलाइनर में आने के चांसेस है कि नेशनल गेम्स का पुराना नाम बताइए क्या था? नेशनल ओलंपिक गेम, ओलंपिक्स गेम। इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला बेटा। ये स्टैंडर्ड इतने ही आप कर सकते हो, इससे ज्यादा क्या ही करोगे। अगर ये हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बेटा सरकार ने डिसाइड किया है कि वहां कराना है ना। चल अब देख लेते हैं अर्थ प्राइज 2026। ये बेटा 3 लोगों को दिया गया है, 3 के तीनों लोग इंडियंस हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि अर्थ प्राइज जो अवार्ड है ये किसी इंडियंस को दिया गया है। तीनों फ्रेंड्स थे,
विवान, एरियाना, एवियाना, बस तीनों के नाम याद रख लो, विवान, एरियाना, एवियाना। अब इनको ये अर्थ प्राइज मिला क्यों है बेटा? इन्होंने ना एक पाउडर डेवलप किया है, उस पाउडर का नाम है प्लास्टिक। प्लास्टिक नहीं, प्लास अलग है, स्टिक अलग है। ये पाउडर एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर है। कैसा पाउडर है? बायोडिग्रेडेबल, बायो पाउडर है। इसका काम क्या होगा? आप बेटा प्लास्टिक में जब भी पानी पीते हो या आप चाय छानते होंगे प्लास्टिक की छन्नी वन्नी से, उसमें माइक्रो प्लास्टिक रिलीज होता है। अगर मान के चलते हैं आपके पास सुविधा नहीं है, आप बायोप्लास्टिक, अब मान के चलते हैं कई सारे लोग कैन में भी पानी पी रहे, कैन के बोतल में भी पानी पी रहे, तो इन्होंने एक पाउडर डेवलप किया है कि वो बोतल में आपको क्या डालना है, वो पाउडर, वो क्या करेगा, माइक्रो प्लास्टिक को रिमूव कर देगा। इसी डिस्कवरी के लिए इनको अर्थ प्राइज 2026 दिया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। डन। अच्छा, आपको पता है एक और अवार्ड था जिसका नाम था व्हीटली अवार्ड। कौन सा अवार्ड? व्हीटली अवार्ड। व्हीटली अवार्ड 2026 प्रवीण शिखा को दिया गया है, पक्का। और व्हीटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। बेटा अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, जितने भी मेजर अवार्ड है सारे कवर कर लो। अब ये सारे फॉरेन वाले अवार्ड है, लेकिन मिल किसको रहा है? इंडियंस को। तो आपको ये तो और अच्छे से करके रखना चाहिए। डन। चलिए अगला देख लेते हैं। ये है आज का सबसे डिफरेंट और सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि टफेस्ट वन ऑफ द, चलो करना क्या है, देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसे भी न्यूज में यार साल भर से चल रहा है। ईरान और किसका वॉर चल रहा था? इजराइल का। घुसा कौन? अमेरिका। उसके कारण उसने क्या किया, ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया तो भारत को कोई अल्टरनेटिव पॉइंट ढूंढना था जहां से वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैरी करेगा या कोई देश में पहुंचाएगा। तो अभी ओमान के साथ, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बताइए कौन से दो देशों को सेपरेट करता है? आंसर होगा ओमान और ईरान। पहले तो लिखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से दो देशों को सेपरेट करेगा? ईरान ऑब्लिक ओमान। पहले तो आपको ये याद रखना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये आपका ज्योग्राफी का कंसेप्ट है बेटा। स्ट्रेट की डेफिनेशन ही यही होती है। स्ट्रेट क्या है? एक वाटर बॉडी है, ये समुद्र है। अगर ये समुद्र नहीं होता तो दोनों लैंड मिल जाते। तो स्ट्रेट इज अ वाटर बॉडी दैट सेपरेट टू नेशंस, पक्का। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से दो देशों को अलग करेगा? ईरान और ओमान। दूसरी बात करते हैं, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब चोक पॉइंट आ गया था तो इंडिया ने किस देश के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है? उस अग्रीमेंट का नाम है सेपा। सेपा का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इसको ना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तरह आप ले सकते हो। इट इज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन ओमान एंड इंडिया। अब इसमें होने क्या वाला है? इंडिया ना ओमान के 3 पोर्ट्स को उपयोग करेगा। 3 पोर्ट्स के हो सकता है नाम पूछ लिया जाए कि कौन से 3 पोर्ट्स हैं ओमान के जिसका यूज कौन करेगा? भारत करेगा। तो 3, अच्छा देखो याद कैसे रहेगा? वैसे हस्बैंड को हिंदी में बोलते सोहर, शौहर, शौहर, शौहर अगर आपको पता हो तो ये याद कर लो, सोहर, सोहर। अब हस्बैंड की वाइफ के जो भाई होता है उसको क्या बोलते हैं? साला। तो शौहर का कनेक्शन किससे है? साला से। तो बेटा ये पेयर में याद रख सकते हो, सोहर, साला, ला, और आखिरी में याद कर लो डुकम। ये 3 पोर्ट्स है ओमान के जिसका यूज करेगा भारत। और क्यों करेगा बेटा? वो एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम था CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो जितना चीज हो सकता था हमने देख लिया। अब ऑप्शन में ना मैंने एक और पोर्ट डाल के रखा है, चाबहार पोर्ट। आपको पता है ये NTPC एग्जाम ने भी पूछ चुका है, SSC की एग्जाम ने भी पूछ चुका है, और मल्टीपल एग्जाम्स हमेशा ये GD जूडी एग्जाम में मैंने बहुत देखे चाबहार पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। यानी मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं किसी भी एग्जाम में आ सकता है। चाबहार पोर्ट अगर पूछा जाएगा कौन से देश का पोर्ट है, आंसर होगा ईरान। वैसे भी ईरान के साथ युद्ध चल रहे हैं। याद रखने का तरीका बता देता हूं, शब्द सुनते बरोबर ईरान चला जाना। चाबहार के नाम में ही 4 छुपा हुआ है। चाबहार में 4 छुपा हुआ है, तो ऐसा देश जिसके 4 लेटर है क्या हो जाएगा? लेकिन कोई अगर ये बोला सर इराक भी तो है, बेटा इराक न्यूज में नहीं चल रहा, न्यूज में जो चल रहा है हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल याद रखना चाबहार। अच्छा ईरान का ना एक और पोर्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, समथिंग बंदर पोर्ट। फिलहाल सिर्फ बंदर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख लो बंदर पोर्ट। ये किसके पास हो जाएगा? ईरान के पास हो जाएगा। ईरान ने ना अभी कुछ पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया था। कौन से देश के? UAE के। UAE पे उसने अटैक किया था, तो UAE के कुछ पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया था। एक पोर्ट का नाम हो जाएगा खलीफा पोर्ट। ये तो सब जानते हैं। खलीफा को कौन नहीं जानता? बुर्ज खलीफा कहां है?
अरे भाई बुर्ज खलीफा कहाँ है? अबू धाबी है ना, तो खलीफा पोर्ट। इतना आप लोगों को याद रखना है, बाकी आगे बढ़ जाएंगे, बाकी तो समझदार है सब। हाँ, श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं कि श्रीलंका का एक पोर्ट हमेशा न्यूज में चलता है, हम्बन टोटा पोर्ट। हम्बन टोटा पोर्ट, आपको पता है ये न्यूज में क्यों चल रहा था? क्योंकि इसको चाइना ने लीज पे लिया है 99 ईयर्स के लिए। भारत की फटी थी उस समय कि ये धीरे 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 हमको घेरते जा रहा है हर जगह से। भारत ने कोशिश भी किया था कि आपने जो लोन लिया है 99 ईयर्स के लिए मत दो, लोन हम चुका देते हैं, लेकिन हम्बन टोटा अभी चाइना को मिल चुका है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिकली चाइना ने ये पोर्ट लिया हुआ है कि अगर दिमाग खराब हुआ भारत के साथ तो बेटा साउथ से भी अटैक करेगा, नॉर्थ ईस्ट से भी अटैक करेगा, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो बना चुका है, वहां पे भी अपना एक यूनिट बना के रखेगा, वहां से भी अटैक करेगा। भारत के चारों खाने चित होंगे, इसलिए हम पंगे नहीं लेते कभी। किससे? चाइना से। हम पंगे केवल भूखे नंगे देशों से सीधे सीधे ले लेते हैं, जो कि है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान से कोई डर नहीं है बेटा, उठे सुठे, जब आपको गुस्सा यार लपड़ मारो और चले जाओ, ठीक है बेटा। आगे देख लेते हैं। फिलहाल वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कैट, जिसका नाम है बेटा रस्टी स्पॉटेड कैट, इसको पहली बार ट्रेस किया गया है चंबल सेंचुरी में। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब आप बोलोगे सर ये कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया? बेटा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट बहुत सारे, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर में जो चल रहा है सिर्फ वही कर लो, ठीक है। तो आपको बस दो चीज याद रखनी है। वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट कैट जो कैटेगरी है उसका नाम क्या हो जाएगा? रस्टी स्पॉटेड कैट। स्पॉटेड कैट का मतलब ही हो गया, देखो इसको स्पॉट्स इस कैट को बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे तो स्पॉट्स ना पाया जाना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन इसमें स्पॉट्स बहुत ज्यादा डायरेक्ट दिखने को मिलता है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, 570 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन हमने पढ़ा कितना है? सिर्फ एक। वो कौन सा है? चंबल सेंचुरी। कैट से मुझे याद आया, वर्ल्ड की 7 बिल्लियों को हम क्या करने वाले हैं? प्रोटेक्ट करने वाले हैं। उस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? किसी को याद नहीं आ रहा है? आईबी क्या? बिग अलायंस, आईबीसीए। कौन मुझे बताएगा आईबीसीए का मीटिंग 2026 में कहां हुआ? दिल्ली। ओके, कौन मुझे बताएगा कि आईबीसीए कब लॉन्च हुआ था? 2023 बेटा, भूलना नहीं है, 2023। रीजन क्या था लॉन्च करने का? हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। ये आपको याद रखना है, 1973 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और सर बोल रहे हो आप 2023, रिलेशन क्या है बेटा? 50 साल। प्रोजेक्ट टाइगर को जैसे 50 साल हुआ और टाइगर की मौसी बिल्ली, तो हमने सोचा बिल्ली के अलावा 7 बिल्लियों को प्रोटेक्ट करेंगे। और वो 7 बिल्ली कौन है? टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये 5 भारत में पाए जाते हैं। अब जो 2 बच गए, प्यूमा और जैगवार, वो भारत में नहीं। तो आपको याद रखना है 5 + 2 बिल्ली। और हमारी मौसी तो बच गई, छोटी बिल्ली, लेकिन याद रखना ये तो अपने, इसको बेटा कोई खतरा नहीं, इसको आप पटक के मारो या इसको आप बिल्डिंग से फेंक दो। आपने इनके वीडियोस देखे हैं? स्पाइडरमैन का भक्त तो बाद में बनना, लेकिन मैं बोलता हूं बैटमैन का पहले बन जाओ। बैटमैन और बिल्ली का क्या? कैटमैन। चलो ठीक है। फिलहाल कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, ये एक प्रोजेक्ट था। देखो मैं बता रहा हूं। अब आप बोलोगे सर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट तो 2008 में आया था, ये कैसे आ गया? बेटा आया प्रोजेक्ट 2008 में था, कंप्लीट होने वाला था 2014 में। यानी हम पढ़ कब की रहे? न्यूज 18 साल पुरानी न्यूज। कितने साल पुरानी न्यूज? 18 साल पुरानी न्यूज, लेकिन न्यूज में चल रही है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन वाला जो प्रोजेक्ट था वो इंडिया और किसके बीच में? म्यांमार। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताइए मोटो क्या था? नाम में ही मल्टी मॉडल है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, तो इसका मोटो क्या था बेटा? देखो भारत को जोड़ना रोड के थ्रू और सी के थ्रू। तो आपको ये चीज याद रखनी है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब सी रूट को डेवलप करना था और रोड्स को डेवलप करना था, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो सके, जिसके कारण हमारा क्या होगा? बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो बेटा प्रॉफिट होगा। तो अब एक और चीज बात कर देते हैं, जो कलादान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क था। अब अगर हम सी रूट स्टेब्लिश करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, पोर्ट बीच में आएगा। तो कौन से 2 पोर्ट को कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होने वाली थी? तो हमारा बेटा वेस्ट बंगाल में है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को हम कनेक्ट करने वाले थे सितवे पोर्ट से, तो लिख लीजिए सितवे पोर्ट म्यांमार में आएगा।
ये चल रहा है एकदम बर्निंग न्यूज। तो हमने सब चीज अच्छे से देख ली, ओमान को देख लिया, यूएई के हमने क्या देख लिए, पोर्ट्स देख लिए, श्रीलंका के पोर्ट्स देख लिए, म्यांमार के पोर्ट्स देख लिए, ईरान के पोर्ट्स देख लिए। नेक्स्ट आ रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81st सेशन। हर साल न्यूयॉर्क में ही होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क में क्या है, यूएनओ का हेडक्वार्टर। तो इस साल का 81st सेशन का जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन था, उसका प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? बेटा सबने मूवी देखी है, अभी कौन सी मूवी आई थी? अरे जो 1000 करोड़ कमा के गई रणवीर सिंह की, धुरंधर। धुरंधर का विलन कौन था? रहमान डकैत। तो मिस्टर रहमान, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, मिस्टर रहमान इसके कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे, यानी कि करंट प्रेसिडेंट यूएनजीए के। अब बेटा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का निकनेम याद रख लीजिएगा, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर यूएनजीए की बात कर ही रहे हैं तो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता, वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल मल्टीलाइनर में जो इसकी प्रेसिडेंट बनी थी, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर पंडित कौन सी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित कौन से ईयर में बेटा बनी थी? 1953। तो ये चीज भूलना नहीं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए दो ही फैक्ट बताया हूं, एक अभी का प्रेसिडेंट और एक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है, यूएनजीए का हेडक्वार्टर कहां है? बेटा यूएनओ का कहां है? न्यूयॉर्क। तो इसका कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क। और क्या पूछ सकता है यूएनओ के बारे में? यूएनओ का पहला सेक्रेटरी, अच्छा यूएनओ के बेटा जो हेड होते हैं उसको प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता, उसको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। तो यूएनओ का पहला सेक्रेटरी जनरल का नाम बताइए, ये नाम है ट्रिग्वे ली। एक एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ट्रिग्वे ली यूएनओ का पहला सेक्रेटरी जनरल था, बताओ कौन से देश का था? नॉर्वे। आज सिर्फ इतनी ही चीज करनी है। और यूथांट पता है कौन है? फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल। किसका? यूएनओ का। इस पे भी क्वेश्चन आके गया है। आज एकदम स्टैंडर्ड हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रेसिडेंट डिस्कस किया है यूएनओ के और यूएनजीए के। यूएनओ के हमने सेक्रेटरी जनरल डिस्कस किए हैं और वहां के हमने प्रेसिडेंट डिस्कस किए हैं। और अगर क्वेश्चन कभी भविष्य में पूछ ले, यूथांट जो कि फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल था, कहां का? यूएनओ का। बताइए किस कंट्री से था? म्यांमार। कहां से था? म्यांमार। और अभी म्यांमार वैसे भी न्यूज में चल रहे हैं। म्यांमार से हमने कौन सा प्रोजेक्ट देखा था? मल्टीमोडल कलादान मल्टीमोडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। अच्छा एक और चीज न्यूज में क्यों चल रहा है ये मैंने बताया ही नहीं। न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि म्यांमार का जो राष्ट्रपति था, पहली बार भारत में आया, उसका नाम है यू मिनोंग। लिख लीजिए, ये तो आपने करना ही भूल गया। ये है म्यांमार के राष्ट्रपति जो भारत में आए और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको कंप्लीट करते, तब जाके ये न्यूज में आया है। म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर बेटा टोटल 1643 किलोमीटर का है। म्यांमार के साथ, ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लो, म्यांमार के साथ जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है वो कितने किलोमीटर का है? 1643। यूएनजीए भी अच्छे से देख लिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से देख लिया। बेटा 18वां चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, है कि नहीं? यही तो बात है हमारी। क्या आप बात करते हैं? खेमचंद सिंह कहां के थे? मणिपुर के थे, हमने बहुत बार देख लिया। शुवेंदु अधिकारी कहां के थे? वेस्ट बंगाल के थे, हमने देख लिया। अच्छा हाँ, यहां पर 18th चीफ मिनिस्टर जो कर्नाटका के थे वो तो नहीं, यहां डेप्यूटी सीएम दिया हुआ है परमेश्वरा। ठीक है, मुझे कर्नाटक का याद आ रहा है समथिंग शिव, भगवान शिव से मैंने याद किया था। मिस्टर शिव लिख लीजिए, पूरा नाम आप देख लीजिएगा। मैंने पता है याद कैसे किया था? कर्नाटका से। शिव भगवान से कोई नाटक नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? तो इवन शिव का रिलेशन कर्नाटक से एक और तरीके से स्टेब्लिश कर सकते हो। शिव भगवान का से रिलेटेड ना एक वाटरफॉल है, शिव समुद्रम। लिख लीजिए, शिव समुद्रम वाटरफॉल। बेटा वाटरफॉल के ऊपर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो शिव भगवान से सीधा कर्नाटका चले जाना। ठीक है, डीके शिव कुमार, तो लिख लीजिएगा डीके शिव कुमार। डन। और एक और चीज बताओ, अगर शिव कुमार आपने याद कर ही लिया है जो कि भगवान है, तो भगवान का समानार्थी हिंदी में क्या होता है? परमेश्वरा। तो ये आपके डेप्यूटी सीएम हो जाएंगे। तो बेटा एक ही तीर दो निशाने, शिव भगवान परमेश्वर है तो शिव हो जाएंगे हमारे सीएम और परमेश्वरा हो जाएंगे डेप्यूटी सीएम। और वीडी याद रखना, साथी सन ये केरला के आपके हो जाएंगे सीएम। हर जगह से बहुत सारे हो गए। और एक और चीज इसमें बच रही है, ये 4 राज्य हो गए,
पांचवा एक और है बिहार। बिहार के आपके सीएम कौन है? बिहार में तो अलग ही लेवल चल रहा है, माहौल एकदम भौकाल मचा के रखे है, किसी को भी उड़ा दे रहे हैं, इसलिए बोला जाता है गुंडई ये आपकी रहती है। कौन है? कोई भी नहीं बता पा रहा है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है वैसे। ठाकुर है? नहीं ठाकुर, लेट्स चेक 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 करो कौन है। पांचवी फेल है, उसका एक पॉडकास्ट भी आया था, बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे, गुंडा टाइप है, ठाकुर या समथिंग होगा कुछ। तो ठाकुर जी जैसे बहुत होते हैं, चौधरी जी भी हमारे होते हैं, बहुत ही फेमस सरनेम है, लिख लीजिएगा चौधरी, अब तो कोई भूलेगा नहीं, देख लेना, भूला सिर्फ एक बार जाता है, अगर किसी ने दूसरी बार रिकॉल करा दिया आप कोई भूलेगा नहीं। बिहार के कौन हो जाएंगे? हमारे चौधरी जी सीएम हो जाएंगे। इस बार पता है आपके एग्जाम में सीएम से रिलेटेड या गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल आ सकता है, ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। सीएम का आपका आर्टिकल याद कर, अच्छा पीएम का आर्टिकल क्या है? अगर पीएम का आर्टिकल 75 है तो -11 कितना हुआ? 64, मतलब 164 सीएम का हो जाएगा। हमने पहले ही ये ट्रिक करके देखी है, अगर आपने एक आर्टिकल याद किया तो दूसरा फ्री। फिलहाल रिसेंटली पता है एक नई चीज मुझे पता चली, बहुत बार हमने ब्रिक्स पढ़ चुका है, बहुत बार हमने G7 पढ़ चुका है, बहुत बार हमने G20 पढ़ चुका है, ये सारी चीजें तो पढ़ चुके हैं। ये ऑकस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज में चल रहा है। मुझे लग रहा है अगर ऐसा कुछ पूछ लिया चारों खाने लोगों के चित होने वाले। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं तो हमेशा बोलता हूं अगर हमको नहीं पता तो किसी के बाप को नहीं पता, ये आप मान के चलिए। और अगर ये वाली चीज अगर अभी चल रही है, इसके अंदर बेटा ये 3 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, याद कैसे रखना है? ए से हुआ ऑस्ट्रेलिया, यूके से हुआ यूनाइटेड किंगडम और यूएस से हुआ यूएसए। ये 3 देशों का एक ग्रुप है ऑकस। इसने क्या किया है? अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है, अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम। अब इसका बेटा मकसद क्या होगा? कहीं ना कहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करना उनके देशों में, कि वहां से उनका कोई भी तरीके से कोई होता है ना आजकल बेटा स्पाइंग ऑपरेशंस हो जाते हैं, नीचे से सबमरीन जाती है, सब कुछ इकट्ठा करके आती है उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह, तो उन्होंने ये एक अलग से रखा है, वो ड्रोन सिस्टम स्टैब्लिश किया है, कोई उनकी चोरी वोरी ना कर पाए, स्पाई वगैरह ना कर पाए। फिलहाल हम बात कर लेते हैं, अभी एक एग्जाम में हाल फिलहाल में इससे क्वेश्चन आया था, होमवर्क है आपका आज का। पहले तो मैं बता देता हूं, एससीओ का फुल फॉर्म शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। अब आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या पूछा था, इसका 10th मेंबर यानी कि लेटेस्ट मेंबर बताइए कौन है? वैसे लिख लो बेलारूस। बेटा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आज मैंने ब्रिक्स के 10वां मेंबर, 9वां मेंबर, 11वां मेंबर सब बताया है। इवन इस साल के एक एनडीए की एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, एशियन का 11th मेंबर क्या है? ईस्ट टीमर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ ले एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का सबसे लेटेस्ट मेंबर बताओ कौन है? इजराइल। वैसे भी न्यूज में चल रहा है, इजराइल न्यूज में ही चल रहा है, क्या पता क्वेश्चन यही पूछ ले एडीबी का लेटेस्ट मेंबर बता दो। क्या पता आपको क्वेश्चन ये पूछ ले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट, लेटेस्ट मेंबर नहीं हो सकता, लास्ट मेंबर होगा, 2013 में ऐड किया गया था, 2013 के आसपास, नाम हो जाएगा साउथ सुडान। तो बेटा मैंने सबके लेटेस्ट मेंबर्स करा के रख दिए, यूएनओ का भी बता दिया, एडीबी का भी बता दिया, ब्रिक्स का भी बता दिया। अब अगला देख लेते हैं, सार्क ना न्यूज में कभी चलता ही नहीं है, कभी नहीं चलता, एकदम डेड पड़ा हुआ है, ठीक है। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी बेटा 1985 में, सिर्फ यही चीज याद रखो और इसका हेडक्वार्टर याद कर लो काठमांडू में, काठमांडू। बस सार्क के बारे में यही रखो क्योंकि डेड पड़ा हुआ है, न्यूज में नहीं चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ और क्या बोल सकता है, सार्क के कितने सदस्य हैं? 8, इंडिया भी उसी का एक सदस्य हो जाएगा, पक्का? कौन मुझे बताएगा G7 का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली। बेटा पहली चीज G7 का हम सदस्य ही नहीं है, तो सबसे पहले दिल्ली कटेगा। आंसर है नो हेडक्वार्टर, नो हेडक्वार्टर। जैसे कि ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, वैसे ही G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अब आगे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दिल्ली हाई कोर्ट, राइट टू बी फॉरगॉटन कवर्ड अंडर विच आर्टिकल? 21। अरे वाह, 21 क्या हो जाएगा यहां? 21 हो जाएगा। फिलहाल आपको यह याद रखना है, राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब होता है किसी भी तरीके के अगर आपको डिजिटल रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कुछ आर्टिकल्स न्यूज में चल रहे हैं, मैंने अभी बताया था न्यूज में, जैसे आर्टिकल 82 चल रहा है, आर्टिकल 82 न्यूज में चल रहा है, कौन बताएगा? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स, सब लोग लिख लो, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स।
इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी लोकसभा राज्यसभा की सीट इंक्रीज होगी, और सीट इंक्रीज होगी तो पूछेगा कौन से आर्टिकल के तहत हुआ। और याद रखना आर्टिकल 82, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा बताइए आर्टिकल 82 के तहत एक कमिटी स्टैब्लिश की जाती है, डीलिमिटेशन कमीशन, लिख लीजिएगा डीलिमिटेशन कमीशन। और बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है, सीट को इंक्रीज करना, बस ये याद रख लो। अब ये एक कमेटी है जो सीट को इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इस कमेटी को आर्टिकल 82 के तहत अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा इसको, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता इस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज। इससे ज्यादा नहीं आने वाले, आपका बेटा बेसिक्स अच्छे से हो गया है क्लियर। अब आर्टिकल 164 न्यूज में क्यों चल रहा है, अभी बताया था, सीएम। बेटा कितने सारे सीएम चेंज हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सीएम का आर्टिकल ही बता दो आप, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विच टेनिस प्लेयर मेड अ कमबैक वाया वाइल्ड कार्ड एंट्री आफ्टर 4 years। बेटा एक बात बताएंगे, सेरेना विलियम्स 44 years के है, अमेरिका की तरफ से खेलते थे, तो इन्होंने बेटा कमबैक किया है, तो आपको यह चीज याद रखनी है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रिटायरमेंट के बाद 4 साल के बाद किसने वापसी की है। वो जब 40 साल के थे रिटायरमेंट घोषणा किया था 2022 के आसपास, और 2026 में उनका कमबैक है। हाँ एक चीज और कर लेते हैं, इसमें कुछ चीजें दी गई है कार्लोस अल्काराज। चलो एक बात बता देता हूं कार्लोस अल्काराज के बारे में। कार्लोस अल्काराज ने इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, लिख लो। पहले तो मैं बता देता हूं, टेनिस की बात कर रहा हूं मैं। टेनिस में कितने बेटा चीजें होती है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है। कितना होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है, जिसको हम लिखते क्या है, अफवाह। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन, ये लाइन से आपको लिखना है। अब तक केवल 2 ही हुआ है। अगर कोई बोलेगा सर विंबलडन भी तो हो गया, बेटा विंबलडन चल रहा है, अभी थोड़े समय में, एक आधा हफ्ते 5-7 दिन में क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता इस साल का, कार्लोस अल्काराज। इस साल का अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंच ओपन कौन जीता, तो अलेक्जेंडर। तो ये आपको मैंने दोनों मेल्स की कैटेगरी बता दी, फिलहाल लिख लीजिए। एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक हो जाएगा फ्रेंच ओपन। और नोटिस करो दोनों के नाम एटलीस्ट आप इनिशियल से याद रख सकते हो, दोनों के नाम ए, या इसका सरनेम ए से आ रहा है अल्काराज, और ये अलेक्जेंडर, दोनों का नाम ए से ही आएगा। कार्लोस अल्काराज और वो हो जाएगा अलेक्जेंडर। ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल्स में किसने जीती थी, एलेना रिबाकीना। ये फीमेल्स में हो जाएगा एलेना रिबाकीना। और आपका हो जाएगा फ्रेंच ओपन किसने जीता, ये एम से बेटा मित्र नहीं है, एम डॉट एंड्रीवा याद रखो, वैसे भी मैं ये एंड्रीवा ही याद रखना है, मिसेस एंड्रीवा, ठीक है। तो देखा जाए ना तो फीमेल्स में भी ए से ही नाम आया एक जगह, बस आपको रिबाकीना ही याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बाकी ए से ही सबके नाम है। आपका फ्रेंच ओपन मेल में जो जीता वो ए से अलेक्जेंडर हो जाएगा, और फीमेल में जितने जीती ए से एंड्रीवा हो जाएगा। और एक और चीज याद कर लो, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम आपका कौन सा हो जाएगा, विंबलडन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। डन, ये हो जाएगा ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम। और ये एक लौता ग्रैंड स्लैम है जो ग्रास कोर्ट में खेलते हैं, यानी घास के मैदान में। कौन सा ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है गुजरात द्वारा, ठीक है। अब गुजरात में ना कुछ बांग्लादेशी छुपे हुए थे, तो उसके लिए गुजरात पुलिस ने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था। उस ऑपरेशन का नाम पूछा गया ऑपरेशन डेल्टा हंट। ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ऑपरेशन डेल्टा हंट। आपको पता है नाम डेल्टा हंट क्यों रखे, बांग्लादेश ने एक अपने देश के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किया था जिसमें दौड़ा दौड़ा के मारा गया था लोगों को, उसका नाम था डेविल हंट। तो हमने डी से क्या कर दिया, डेल्टा, बाकी हंट का कॉमन ही है। तो डेविल हंट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस देश ने परफॉर्म किया था, बांग्लादेश ने। हमने कौन सा किया, डेल्टा हंट, पक्का। जबकि मैं बताना चाहूंगा डेल्टा रखा क्यों गया है, मेरे को समझा ही नहीं, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट में देखो गुजरात कहां आता है, ये हमारा इंडिया है, गुजरात यहां आता है, समझ में आ रहा। डेल्टा तो यहां पाया ही नहीं जाता अरेबियन सी में, डेल्टा तो बेटा बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, फिर भी डेल्टा रखा गया है। तो मैंने रीजन भी बता दिया, हो सकता है वो डी से डेविल था, हमारा डी से डेल्टा हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ऑपरेशन राइजिंग लायन, सबको पता होगा, हालांकि थोड़ा 1-1.5 साल पुराना है। ऑपरेशन ये जो राइजिंग लायन है, ये इजराइल ने अटैक किया था, किस पे, ईरान पे, तब ये अपना नाम रखा था। फिर आपको पता है
ईरान ने भी इजराइल पे अटैक किया था, उसका ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो याद रखना, इजराइल ने जब ईरान पे अटैक किया राइजिंग लायन, ईरान ने जब अटैक किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ये आपको चीजें करनी ही पड़ेगी। हमने लास्ट वीक में यानी पिछले 2 हफ्तों के अंदर एक हमने ऑपरेशन देखा हुआ है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रेज पिल। कौन बताएगा ऑपरेशन रेज पिल क्या है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है ऑपरेशन रेज पिल एनसीबी ने परफॉर्म किया है। भारत को ड्रग फ्री बनाना है, लिख लीजिएगा ऑपरेशन रेज पिल। नाम में ही पिल आ रहा है, पिल मतलब ड्रग। तो ड्रग फ्री इंडिया बनाने के लिए एनसीबी का फुल फॉर्म क्या? नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फोर्स मूवी में एनसीबी में रहता है कौन आपका? जॉन अब्राहम। और ये एनसीबी में अगर किसी को ज्वाइन करना है बेटा, CGL इज द ओनली एंट्री। पुराने जमाने में मतलब 1980s 90s में क्या होता था, एनसीबी वाले अपनी खुद की एग्जाम निकालते थे, लेकिन बाद में इसको CGL के साथ मर्ज कर दिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वन लाइनर। ये आप बाद में पढ़ लेना। मैंने वन लाइनर लाना इसलिए चालू किया है कि ऐसा ना हो जाए हम वीकली देख रहे हैं तो बहुत सारी न्यूज जस्ट फट ऐसे ही देख लेते हैं। इसमें कुछ चीजें आपकी क्या है, रिकॉल वाली भी है। ठीक है, कुछ अवार्ड्स दिए हुए हैं। कोल गैसिफिकेशन हमारा 2030 का बेटा, ये हमने शायद लास्ट टाइम कर लिया था, है ना। हमारा कैपेसिटी क्या था, कैसा क्या था, ये सारी चीजें आपके सामने दिया हुआ है, ये अच्छे से कर लेना। जैसे आपका एक होमवर्क है, बहुत अच्छा होमवर्क है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। कितना अच्छा वर्ड लग रहा है, टॉम बॉम। आपने सुना है बेटा? चलो अभी फिलहाल ये टॉम आपका जो ट्रैफिक इंडेक्स है, होमवर्क ये है सबसे ज्यादा वर्स्ट ट्रैफिक पूरे वर्ल्ड का कौन से सिटी का है। वैसे इसमें पता है सेकंड पोजीशन पे कौन सा सिटी है? बेंगलुरु। आपको ढूंढ के लाना है फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है। डन। इसी के साथ आपका आज का क्या खत्म होता है बेटा? 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अभी फिलहाल आपका हो गया है करंट अफेयर्स खत्म।